आज के अध्ययन के क्रम में 1857 की क्रांति का दूसरा भाग हम अध्ययन करेंगे। साथियों, पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार 1857 की क्रांति का विस्तार हुआ था, क्रांति के तात्कालिक कारण और अन्य कारण क्या थे, किस प्रकार से अंग्रेज नायकों ने कार्य किया था और भारतीय नायकों ने उनसे किस प्रकार लोहा लिया था। जो भी क्रांति के प्रमुख स्थल से उनका भी अध्ययन किया गया था। इतना सब होने के बावजूद क्रांति असफल रही थी, तो आज क्रांति के असफलताओं का अध्ययन करेंगे। और असफलता भले मिली हो, लेकिन उसने आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। फिर भी ये 4 पंक्तियां हैं कि सबको मिल जाएगी मंजिल, ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी राह एक सफ़र है, यूं ही चलते रहना, तुम चरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। तो साथियों, ये जो क्रांतिकारियों की, विद्रोहियों की शहादत थी, वही आगे मार्ग प्रशस्त करेगी हमारी आज़ादी का। लेकिन यहाँ पर साथियों हम ध्यान देंगे कि क्रांति की असफलता का कारण क्या था। इतनी बड़ी संख्या में विद्रोहियों ने हिस्सा लिया, लेकिन परिणाम ये जो रहे वो असफल हो गए। तो उसमें असफलता के कारणों में अगर हम देखें तो पहली बात तो ये है कि विद्रोह गैर योजनाबद्ध, सीमित और असंगठित था। पहली बात तो हम दिखाना चाहेंगे कि गैर योजनाबद्ध यानी कोई भी प्लानिंग नहीं थी विद्रोहियों की, और वो जो है कोई नियोजन नहीं था, पूर्व नियोजन नहीं था। बस वो उत्साह में कार्य कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो योजनाबद्ध प्रयास से जो परिणाम हासिल होते वो नहीं हासिल हो रहे थे। ये फिर भी कुछ इतिहासकारों ने कहा कि विद्रोहियों ने पूर्व नियोजन किया था और जो है रोटी और कमल के माध्यम से उन्होंने जो है गुप्त रूप से सूचनाएं प्रेषित करने का प्रयास किया था। साथ में विद्रोह की एक निश्चित तिथि भी तय की गई थी, 31 मई 1857 को। लेकिन विद्रोह का निर्धारित तिथि के पूर्व अर्थात 10 मई 1857 को हो जाना, वो जो है अंग्रेजों को संभलने का अवसर मिल गया। और ये जो है गैर नियोजन जो है वो क्रांति की असफलता का एक कारण रहा। 2 पक्ष हैं कि रोटी और कमल के माध्यम से विद्रोहियों ने सूचनाएं प्रसारित की, और दूसरा उन्होंने एक विद्रोह की तिथि भी निश्चित की, 31 मई 1857, लेकिन विद्रोह 10 मई 1857 को हो जाना वो एक असफलता का कारण रहा। साथियों, दूसरा विद्रोह सीमित क्षेत्र में था। ये देखते हैं सीमित क्षेत्र, यहाँ पर कहने तात्पर्य अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के अधिकांश स्थलों में विद्रोह का प्रभाव था। वो जो है विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, और पूर्व में अगर देखा जाए तो बिहार के जगदीशपुर, पश्चिम में वो कोटा में, और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर। तो लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि विद्रोह सीमित था, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग वो तो उसे सूचना तक नहीं मिली कि वो जो है विद्रोह हो गया है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो दक्षिण पूरी तरीके से शांत रहा। पश्चिम में छुटपुट स्थानों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जितना भी क्षेत्र था, वो राजस्थान का, चाहे राजपूताना क्षेत्र हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी शांत थे। और पूर्व में भी, बंगाल में भी कोई हलचल नहीं हुई थी। दक्षिण में पूरी तरीके से ये विद्रोह शांत रहा। तो साथियों, ये सीमित भी एक कारण रहा। तीसरा कारण इसी में अगर हम देखें कि विद्रोह असंगठित था। यहाँ पर संगठन जैसी कोई चीज नहीं थी। यद्यपि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल बादशाह थे,
उनके नेतृत्व में संगठनात्मक कार्यवाही का प्रयास जरूर किया था, लेकिन फिर भी जो विद्रोहियों के नायक थे उनके अपने अपने सीमित उद्देश्य थे, इसलिए ये विद्रोह असफल हो गया। अगला कारण बढ़ते हैं, यहाँ पर कुशल नेतृत्व का अभाव। साथियों, जो भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे, चाहे बहादुर शाह जफर हो, नाना साहब हो, या खान बहादुर खां हो, या बेगम हजरत महल हो, ये कुशल सैन्य नेतृत्व में पारंगत नहीं थे। और दूसरी ओर जो है, चाहे वो निकलसन हो, हडसन हो, या कैंपबेल हो, कर्नल कैंपबेल हो, मेजर ह्यूरोज हो, विंसेंट टेलर हो, ये सब जो है कुशल सैन्य नेतृत्व में पारंगत थे और इन्होंने यूरोप के अनेक युद्धों में सफल युद्ध संचालन किया था और वीरता हासिल की थी। जबकि भारतीय नायकों में ऐसा न तो उनके पास कोई पूर्व अनुभव था और ना ही वो जो है सैन्य संचालन की दृष्टि से वो प्रशिक्षित थे। तो ये कारण बना कि वो जो है हमारी ये 1857 का विद्रोह वो असफल हो गया। अगला पॉइंट है कि विद्रोहियों के पास परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे, जबकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र, उन्होंने न्यू एनफील्ड राइफल इंडक्ट कर रखा था, तोपें थी उनके पास, गोला बारूद के बड़े जखीरे थे। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जो है विद्रोही जो थे वो परंपरागत अस्त्र शस्त्रों, भाला, तलवार, धनुष, बाण, इनसे जो है युद्ध कर रहे थे। तो कहने तात्पर्य बड़े युद्धों में जो खोई हुई स्वतंत्रता इस तरीके से वापस नहीं आ सकती थी। ऐसे अस्त्र शस्त्रों, यानी ये अंततोगत्वा कह सकते हैं कि अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र के सामने भारतीयों के अस्त्र शस्त्र बौने साबित हुए। और जो है इनफील्ड राइफल के बारे में नाना साहब ने एक बार कहा भी था कि ये नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने के पहले ही गोली मार देती है। यानी जो इनफील्ड राइफल से गोली निकलती थी उसका वेग चूंकि ध्वनि के वेग से अधिक होता था, और ये जब उन्होंने देखा कि वो जो है गोली की आवाज़ उन तक नहीं पहुंची जबकि सामने वाला वो मर गया, तो कहने तात्पर्य ये कि उनके जो अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र थे वो बड़े उत्कृष्ट थे। और नाना साहब ने भी ये बात एक प्रकार से स्वीकार की, यह कहते हुए कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने के पहले ही गोली मार देती है। हालांकि वो इस तथ्य से शायद परिचित नहीं होंगे कि गोली का वेग, जो इनफील्ड राइफल की गोली का वेग, वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। गोली पहले लगती थी और आवाज़ उसकी बाद में आती थी। तो अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र के सामने भारतीयों के अस्त्र शस्त्र वो बौने साबित हुए। ये भी क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण था साथियों। अगला कि अंग्रेजों के पास द्रुत सूचना साधन थे और संचार के साधन थे, जबकि भारतीयों के पास परंपरागत सूचना के और संचार के साधन थे। यहाँ पर ध्यान देते हैं कि अंग्रेजों के पास द्रुत सूचना और संचार के साधन, जैसे टेलीग्राफ लाइनें थी उनके पास, और वो टेलीग्राम के माध्यम से वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान अपने योजना को भेज सकते थे। वो अगले क्षण उन्हें क्या करना है वो सूचना प्रेषित कर सकते थे। उनके पास मोटर वाहन होते थे जिनसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते थे, जबकि भारतीयों के पास वही परंपरागत संचार के साधन थे। वो जो है सूचना के साधन वो वही परंपरागत थे। वो भारतीयों में तो ये है ना कि कबूतर के माध्यम से वो पत्र भेजने की परंपरा को आज भी जी रहे थे। तो ऐसे में संभव नहीं था कि भारतीय द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके, अपनी सूचना को प्रेषित कर सके, जबकि अंग्रेज वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी सेना की टुकड़ी को स्थानांतरित कर लेते थे और सूचना भी वो प्रसारित कर लेते थे। इसके बाद जो है साथियों, विद्रोहियों में
राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था और उनके सीमित उद्देश्य थे। यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं की कमी कैसे दिखी। पहली बात, जैसे देखा जाए तो जो भी नायक थे, अब रानी झांसी को ही ले लिया जाए तो उन्होंने जो प्रथम उनका शब्द ही होता था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि मैं अपने भारत को आज़ाद देखना चाहती हूँ। तो एक राष्ट्रीय भावना नहीं थी, वो जो है अपने अपने देशी रियासतों के लिए बहुत लोग लड़ रहे थे, अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे। और तो जाने दीजिए, जब जो है बहादुर शाह जफर के पास वहाँ दिल्ली में विद्रोही सैनिक पहुँचे तो वो जो है हतप्रभ रह गए और उन्होंने उल्टे अंग्रेजों को सूचना दे दी कि यहाँ पर विद्रोही आए हुए हैं। तो उनमें भी राष्ट्रीय भावना का ही अभाव था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में है तो उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया और ये समझ करके कि शायद खोई हुई आज़ादी उन्हें मिल जाए। बेगम हजरत महल अपने अवध, क्योंकि वो नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी, 7वें नवाब अवध के, तो वो भी अपना कार्य जो है केवल लखनऊ को सुरक्षित रखने के लिए कर रही थी। और ये उन्हीं की सेना में एक वीरांगना का नाम मैं लेना चाहूँगा, उदा देवी पाशी, जिन्होंने अंग्रेजों को कई जगह पर धूल चटाई थी। और सिकंदर बाग एक स्थान है लखनऊ का, जहाँ पर जो है 2000 विद्रोही भारतीय शरण लिए हुए थे, तो वहाँ पर वो अंग्रेजों को तब तक प्रवेश नहीं करने दिया। उदा देवी पाशी पूरे गोला बारूद के साथ एक पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया था। और अंग्रेज जो है ये वहाँ पर 36 अंग्रेजों को उन्होंने मार दिया था। जब तक उनके पास गोला बारूद रहा तब तक वो सिकंदर बाग में अंग्रेजों को प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन सभी ये कह लीजिए कि अब वो जो है बेगम हजरत महल की लड़ाई वो केवल अवध क्षेत्र के लिए थी, वो लखनऊ के लिए लड़ रही थी। रानी झांसी वो जो है अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। और जाने दीजिए राजा कुंवर सिंह वो जगदीशपुर के वो एक जमींदार के रूप में थे, उनका भी लक्ष्य केवल जगदीशपुर को बचाना था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें ये राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत हो। यद्यपि जो अजीमुल्ला थे उन्होंने जो है इस विद्रोह को विदेश तक प्रसारित किया था। और अजीमुल्ला ने विद्रोह के दौरान एक झंडा गीत लिखा था जिससे कुछ राष्ट्रीय भावना का प्रचार समझ में आता है। लेकिन उन्होंने भी एक जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा देने वालों में अजीमुल्ला प्रथम भारतीय नायक है जिन्होंने धर्म के नाम पर युद्ध करने का निर्णय लिया था। तो ये साथियों जरूर है। और इसका मैं बता दूं कि एक लंदन टाइम्स के समाचार पत्र के पत्रकार हैं, उन्होंने इनका अजीमुल्ला का इंटरव्यू भी लिया था। माइकल रसेल ने वो जो है अपने समाचार पत्र में बड़ा जो है जीवित चित्रण किया है इस क्रांति का। तो कहीं कहीं कुछ बातें जरूर छुटपुट हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो राष्ट्रीय भावना का अभाव था। और देखा जाए कि यद्यपि जो है बहुत सारे देशी रियासतों के शासक वो जो है इस क्रांति में भारतीयों के साथ खड़े थे, लेकिन फिर भी जैसे हैदराबाद का निजाम वो अंग्रेजों के साथ था, ग्वालियर के सिंधिया वो अंग्रेजों के साथ थे, बंगाल में भी वो जो है वहाँ के जो स्थानीय शासक थे वो अंग्रेजों के साथ थे। राजपूताना जो राजस्थान का था तो वहाँ पर राजपूताना संपूर्ण वो अंग्रेजों के साथ था। तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि इसमें राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति जैसी बात थी। वस्तुतः वो स्थानीयता का पुट लिए हुए थी, क्योंकि नायक प्रायः वो जो है संकीर्ण नारे दे करके वो इस विद्रोह में हिस्सा ले रहे थे। साथियों आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षित वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया था। ये एक मैं आपको बता दूं कि शिक्षित वर्ग
इस क्रांति में बिल्कुल उसने हिस्सा नहीं लिया। यदि वो जो है अपने कलम से वो जो है विद्रोहियों को प्रेरित, उन्हें संगठित, प्रोत्साहित किया होता तो क्रांति के परिणाम दूसरे होते और 90 साल पूर्व ही भारत आज़ाद हो जाता। लेकिन ये पढ़े लिखे वर्ग की उस समय जो सोच थी वो ये कि जो है अंग्रेज एक सभ्य जाति है, वो अंततः हमारे साथ न्याय करेगी। जैसे ही हम स्वशासन के लिए सक्षम हो जाएंगे, ये स्वशासन हमें भेंट करके स्वदेश वापस हो जाएंगे। तो ये सोच होने के कारण वो जो इसमें जो है सैनिक, कृषक, दस्तकार, मजदूर, ये सब बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध आप लोहा ले रहे हैं। और यदि इन्होंने कलम का प्रयोग किया होता तो परिणाम निश्चित रूप से आते। एक ब्रजभूषण शर्मा जी की पंक्तियां हैं कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो साथियों, कुछ ऐसी ही बात थी जो शिक्षित वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया, जिसके चलते एक ये जो विद्रोह इतना बड़ा उठा था, उसी समय अंग्रेजों को देश से बाहर किया जा सकता था। वो पुनः वो 90 साल के लिए आगे अपनी सत्ता को बनाए रखने में सफल हो गए। तो ये विस्तार इसका 1857 की क्रांति की असफलता के कारण प्रमुख रूप से आपने ये देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे विद्रोह की असफलता के कारणों को हमने विस्तार से समझा कि आखिर विद्रोह असफल क्यों हो गया। यद्यपि तात्कालिक रूप से असफलता इसकी दिखती है, किंतु इसने जो है भारतीयों में राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवादिता को प्रेरित किया और जो भविष्य के हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मार्गदर्शन किया, उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो ये जरूर देखना चाहिए कि इस क्रांति के पश्चात जो भारतीय अभी क्षेत्रीयता के आधार पर बटे हुए थे, भारतीय अपने अपने क्षेत्रों की बात कर रहे थे, इस क्रांति के बाद वो पहली बार वो राष्ट्रवादिता की भावना का प्रसार करेंगे। साथियों, अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम आखिर क्या हुए। जो है हजारों की संख्या में विद्रोही मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। आखिर उनकी शहादत का कुछ तो परिणाम निकले, तो उन परिणामों पर चर्चा करते हैं। साथियों, पहला तो परिणाम यही था कि ये जो है क्रांति उसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला के रख दी। भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी नींव को हिला दिया और अंग्रेजों को अब सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि भारत पर अगर रहना है, भारत पर राज करना है, तो नीतियों में फेरबदल करना होगा। और उसी का परिणाम था कि जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, अब 1857 की क्रांति ने उसके शासन का अंत कर दिया। तो पहला बिंदु तो यही है क्रांति का परिणाम कि 1857 की क्रांति के उपरांत जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से भारत में जमी थी, उसके पैर उखड़ गए और अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन, संपूर्ण भारत अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यानी अब जो है जो ब्रिटिश सम्राट था उसने सभी भारतीय मामलों को अपने हाथ में ले लिया। अभी तक जो द्वैध शासन था, जो आप देख रहे थे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा दो संस्थाएं स्थापित की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उन्हें भंग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप जान रहे थे कि भारतीय मामलों पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शासन करते थे, और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो
ब्रिटिश सम्राट की ओर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की ओर से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो ब्रिटिश क्राउन की ओर से शासन कर रहा था। अब वो समाप्त कर दिए गए, इन दोनों संस्थाओं को भंग कर दिया गया। अब एक नए पद का सृजन हुआ। वो नया पद था भारत सचिव का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया का पद सृजित किया गया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया यानी भारत सचिव का जो पद था वो ब्रिटिश कैबिनेट का जो है पद था, यानी जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसका एक मंत्री वो भारत सचिव था। और भारत सचिव की सहायता के लिए अब जो है एक 15 सदस्यीय वो भारत परिषद का गठन किया गया, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसे जो है इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। साथियों, ये जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, वो किसी भी तौर तरीके से वो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी नहीं था, बल्कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। वो जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होता था और उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद गठित की गई थी। भारत परिषद को ही वो उसका पॉपुलर नाम था जो है इंडिया हाउस, या जो है इंडियन काउंसिल भी कहा गया है उसे। तो ये कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश मामलों को अब सीधे अपने हाथ में ले लिया। एक दूसरा परिणाम क्या हुआ कि अभी तक अंग्रेज राजनीतिक साम्राज्यवादी एक युग को संचालित कर रहे थे। आप जब जानते हैं कि वो चाहे दक्षिण में हो या उत्तर में हो, उन्होंने धीरे धीरे वो व्यापारी बन करके भारतीय राजा महाराजाओं के दरबार में, और पहले उन्होंने व्यापारी बन करके व्यापार की अनुमति की भीख मांगी, और धीरे धीरे उनकी जो कूटनीति थी और उनके जो है युद्धों के जो परिणाम रहे उनके ऐसे पक्ष में रहे कि वो धीरे धीरे वो सत्ताधीश होते गए। और उन्होंने फिर डलहौजी जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उसने अपनी जो व्यक्तिगत नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उससे उसने जो है अनेक राज्यों को, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बघाट, बरार, इन सभी को उसने जो है अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था और तेजी से वो राजनीतिक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रहा था और यहाँ के राजे महाराजे और देशी रियासतों को खत्म कर रहा था। लेकिन अब क्या किया, इस 1857 की क्रांति में चूंकि देखा गया था कि जो है बहुत देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसमें हैदराबाद का निजाम हो, ग्वालियर का सिंधिया परिवार हो, या राजस्थान का राजपूताना हो, या पटियाला हो, बंगाल हो, ये जींद हो, ये सभी देशी रियासतें वो अंग्रेजों के साथ भारतीय विद्रोहियों पर जुल्म सितम ढा रही थी। तो ये जो है इनके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए आगे भी आएगी, मैं इसका व्याख्या आगे भी करूंगा। राजनीतिक साम्राज्यवाद रूपी युग का अंत हुआ और अब एक दूसरे युग का, एक नए युग का सूत्रपात हुआ, वो आर्थिक साम्राज्यवादी युग का। ये जो है पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म के स्थान पे अब इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की बात आ गई। वो आर्थिक साम्राज्यवाद का युग शुरुआत कर दिया। आर्थिक साम्राज्यवाद का युग ये था कि जो है भारतीय संसाधनों का जबरदस्त दोहन किया जाए और भारत के जो भी संसाधन हैं उनसे जो लाभ अर्जित किया जाए वो इंग्लैंड को पहुंचाया जाए, ये उनका प्रमुख उद्देश्य हो गया। अब वो क्षेत्र विस्तार, साम्राज्य विस्तार जैसी बात को भूल गए। अब उनका उद्देश्य केवल ये रहा कि अधिकाधिक भारतीय संसाधनों का दोहन किया जाए। वहाँ पर जो इंग्लैंड से मशीन निर्मित कपड़े, चूँकि वहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका था, भारत एक बड़े बाजार के रूप में था, तो वो उल्टा जो कपड़ों का घर था सदियों से भारत, उस कपड़ों के घर में मशीन निर्मित कपड़ों से वो पाटते जा रहे थे और लाभ अर्जित कर रहे थे। वो ब्रिटिश व्यापारियों को वो जो है अनेक सहूलियतें दे रहे थे। अंग्रेज जो भारतीय व्यापारी थे, बुनकर, जुलाहे, ये सब तबाह
तबाही के कगार पर पहुंच रहे थे। तो एक नया युग, वो आर्थिक साम्राज्यवादी युग का जो है शुरुआत हो गई साथियों। अब आते हैं सेना का पुनर्गठन। क्योंकि आप जानते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण सेना थी, और ये सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ में देखा भी गया, चाहे वो बहरामपुर की घटना हो 24 फरवरी 1857 की, या बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का 29 मार्च 1857 को विद्रोह हो, या आगे देखें कि 24 अप्रैल को मेरठ के सैनिकों का विद्रोह, या अंततः 10 मई 1857 में मेरठ छावनी के सैनिकों का विद्रोह। तो ये प्रारंभ में एक सैन्य विद्रोह के रूप में ही है। हालांकि इसके बाद में इसमें जो है कृषक पीजेंट वर्ग जो था, कृषक, बुनकर, दस्तकार, मजदूर, ये बड़ी संख्या में इस क्रांति का हिस्सा हो गए थे। वो सब जो है एक जैसी अधीनता, एक जैसा दासत्व से पीड़ित थे, और इन सब घटनाओं ने, इन सब दुखों ने उन्हें एकजुट कर दिया था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो साथियों, यहाँ पर सेना का पुनर्गठन किया। पहली बात तो ये था कि जो है 5 भारतीय सैनिकों पर वो एक जो है अंग्रेज सैनिक हुआ करता था। जो पहले व्यवस्था थी, कहीं कहीं 4 पे एक अंग्रेज सैनिक की बात कही गई है। तो ये जो है यहाँ पर पुनर्गठन जो किया उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोमन के सिद्धांत पर, अनुलोम और प्रतिलोमन के सिद्धांत पर उन्होंने सेना का पुनर्गठन कर दिया। अब जो है, अब उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, और रेशियो अब क्या कर दिया कि जो है यूरोपीय सैनिकों की, मतलब 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक की तैनाती कर दी। यानी अब वो जो है अनुपात बदल दिया उन्होंने कि सेना के माध्यम से ही वो यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर सेना में ही विद्रोह हो जाएगा तो फिर साम्राज्यवाद सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये बदलाव कर दिया। दूसरा, उन्होंने देखा था कि जो स्वाभिमानी जातियां थी उत्तर भारत की, और पश्चिम भारत में भी अगर देखें वो चित्पावन ब्राह्मण हो, चाहे वहाँ शिवाजी के वंशज थे, और इसके अतिरिक्त जो उत्तर भारत में जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां थी वो स्वाभिमानी प्रकृति की होती थी, और उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना अधिक थी। और आपने देखा भी था, चाहे वो मंगल पांडे हो, वो एक ब्राह्मण परिवार से ही जुड़े थे, या जो है रानी झांसी हो, वो भी एक ब्राह्मण परिवार से ही जुड़ी थी। तो अधिकांश नायक जो ये कह लीजिए सेना के लोग थे, वो जो विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश सत्ता के, वो उच्च वर्ग से थे। तो उच्च वर्ग के लोगों की भर्ती, यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों की भर्ती पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। और अब अंग्रेजों ने नई लड़ाकू जातियाँ, जैसे पश्चिमोत्तर भारत के पठान और नेपाल के गोरखाओं को उन्होंने सेना में भर्ती में वरीयता दी, तरजीह दी। अगला, सेना में ही समझते हैं कि जो गोला बारूद के केंद्र थे, अब किसी भी भारतीय सैनिक को वहां पर नहीं तैनात किया। उन्होंने गोला बारूद के केंद्र, अस्त्र शस्त्र जो के केंद्र थे, वहां पर तैनाती अंग्रेज सैनिकों की गई, ताकि ऐसा अगर कोई तूफान खड़ा हो तो इन जो है संसाधनों का प्रयोग वो अंग्रेजों के विरुद्ध ना हो। तो साथियों, ये तीसरा जो परिणाम था कि सेना का पुनर्गठन किया गया, जो भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का वो रेशियो था 5:1, उसको घटा करके 2:1 में कर दिया गया। जो स्वाभिमानी जातियां थी उनको जो है भर्ती, उनकी रोक लगा दी गई, और जो है गोला बारूद के केंद्र, अस्त्र शस्त्र के केंद्र जो थे, उन पर अब जो है वो केवल अंग्रेज सैनिकों की
तैनाती की गई, स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद जो है देशी रियासतों के अस्तित्व को बरकरार रखने की नीति चली गई। साथियों, इसको समझते हैं कि मैंने अभी भी बताया था कि यद्यपि कुछ देशी रियासतें वो जो है हिस्सा ले रही थी भारतीयों के साथ, लेकिन अधिकांश देशी रियासतों के शासक, जिनमें बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, हैदराबाद का निजाम, ग्वालियर, मद्रास, ये सब जो देशी रियासतें थी वो अंग्रेजों के साथ थी, और अंग्रेजों की ओर रहते हुए वो जो है भारतीय विद्रोहियों पर जुल्म सितम ढा रही थी। ये जो है भारतीयों में एक चारित्रिक कमजोरी कहिए कि उनको थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाए, थोड़ा सा लाभ दिया जाए, तो वो अपने ही स्वजन के विद्रोही हो जाते हैं, अपने ही देशवासियों पर जुल्म सितम ढाने लगते हैं। तो वो इतिहास में जो कहा जाता है कि अगर यहाँ पर बहुत देशभक्तों का ये देश है, अगर भगत सिंह जैसे देशभक्तों का ये देश है, ये जो है अगर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे देशभक्तों का देश है, तो यहाँ पर मीर जाफर या जो है जयचंद जैसे विश्वासघातियों का भी बहुलता में आप देख सकते हैं। और आपने देखा भी था, कल मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मंगल पांडे के साथ जो विश्वासघात करने वाला व्यक्ति था वो उन्हीं की रेजिमेंट का, वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, वो शेख पलटू। या आप देखिए कि वो जो है तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है, उनको जो है वो उन्होंने कानपुर में नाना साहब के साथ क्रांति में जोरदार तरीके से हिस्सा लिया था। अनेकों अंग्रेजों को धूल धूसरित किया था, और जब कैंपबेल ने कानपुर में नियंत्रण कर लिया था तो उन्होंने ग्वालियर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। गुरिल्ला युद्ध में वो बहुत पारंगत थे और अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। तभी उनका एक मित्र था मान सिंह, उस मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था, और जिसके चलते वो पकड़े गए। और 1859 में साथियों तात्या टोपे को फांसी की सजा हुई। वो 1857 के क्रांति के नायकों में आखिरी थे, अंत में थे, जिन्हें वो दंड दिया गया था। तो साथियों, ये कह सकते हैं कि जो है अपनों से ज़्यादा क्षति पहुंचती है, इसलिए जो है ये भी सजग रहना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें, देशी रियासतों के अस्तित्व को बरकरार रखने की नीति चली गई। उन्होंने देखा था, लॉर्ड कैनिंग ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी, जब क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, और उसने जो है उत्तर में चूंकि प्रमुख रूप से विद्रोह फैला हुआ था, अतः उसने एक अस्थायी राजधानी इलाहाबाद को बना रखा था। क्रांति के दौरान अस्थायी राजधानी बना रखा था, और उसी समय जब ये जो है अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक विद्रोह का अंत कर दिया, तो फिर जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, और उसी समय उसने कहा था कि यदि हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर के सिंधिया भी इस क्रांति में शामिल हो जाते तो हमें कल ही बुरिया बिस्तरा बांधना पड़ता। तो साथियों, बहुत हद तक ये जो विश्वासघाती वर्ग है उसके चलते आगामी 90 वर्ष के लिए भारत को ब्रिटिश दासत्व के अधीन रहना पड़ा। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग की ये नीति हो गई कि भविष्य में अगर 1857 की क्रांति जैसे विद्रोह खड़े हो तो उसमें ये देशी रियासतें और इनके शासक तूफान में तरंग रोधों का काम करे, और वो जो है अपने ही देशवासियों पर जुल्म सितम अंग्रेजों के साथ मिल करके ढाए। तो इसलिए उनके अस्तित्व को बरकरार रखा गया कि अब जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी बात नहीं रहेंगी। वो बिल्कुल हम राज्य पर अधिकार नहीं करेंगे। साथ में ये भी कहा गया कि इन देशी रियासतों के अस्तित्व को बरकरार रखा जाएगा,
और इन देशी रियासतों के शासकों के साथ जब वो संबंध गवर्नर जनरल रखेगा तो उसे वायसराय कहा जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति में वो दो पद नाम आ गए। गवर्नर जनरल तब वो कहा जाएगा जब वो ब्रिटिश प्रांतों पर शासन करेगा, और जब वो देशी रियासतों के शासकों के साथ संबंध संचालित करेगा तो वो जो है वायसराय कहलाएगा। वायसराय का शाब्दिक अर्थ ही वो सम्राट का प्रतिनिधि है। इस तरीके से जो है एक ही व्यक्ति में वो दो पद आ गए और लॉर्ड कैनिंग वस्तुतः प्रथम वायसराय बना। अगला साथियों, एक और बात कही गई थी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कि जो है भारतीयों को उनकी योग्यता और प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश जनता के समान ही ब्रिटिश साम्राज्य के सेवा का अवसर दिया जाएगा। वो अपनी योग्यता के बल पर वो भी उच्च पदों को हासिल कर लेंगे, क्योंकि सेना में आप जानते थे कि वो सूबेदार से ऊपर के पद को हासिल नहीं कर सकता था। भारतीय कितना भी वीरता दिखाए, लेकिन वो एक निश्चित पद से ऊपर के पद को नहीं हासिल कर सकता था। और इसी तरीके से जो सिविल पद होते थे उसमें भी ये प्राविधान था कि भारतीय कितना भी स्वामी भक्ति दिखाए, वो जो है 500 रुपये से अधिक वेतन पे नहीं जा सकता था। तो ऐसे में ये जब महारानी विक्टोरिया का ये घोषणा पत्र आया तो उसमें कहा गया कि भारतीय भी अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर वो साम्राज्य की सेवा में समान अवसर हासिल करेंगे। लेकिन ये कभी जो है वास्तव में लागू नहीं किया गया। यहाँ तक कि 15 अगस्त 1947 तक ऐसी समानता का अवसर वो जो है वो अंग्रेजों ने कभी नहीं दिया। केवल फाइलों में शब्द लिखे, वो जो है ना ये पंक्ति कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये किस्से झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं, और तुम्हारे जो है मेज चांदी की, तुम्हारा जाम सोने का, मगर होरी के घर में आज भी टूटी रकाबी है। टूटी रकाबी मतलब तस्तरी या प्लेट। तो साथियों, वो कभी भी भारतीयों के साथ न्याय नहीं हुआ, और शायद यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लगातार अपने मातृभूमि के लिए वो जो है अपना रक्त बहाते हुए अंततः मातृभूमि को विदेशी भेड़ियों से आज़ाद करने के लिए तत्पर थे। 1857 के क्रांति के परिणामों का विस्तृत अध्ययन किया गया और देखा गया कि कैसे एक युग का अंत हो रहा है, राजनीतिक साम्राज्यवादी युग का अंत और आर्थिक साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात साथियों, और कैसे अंग्रेजों ने पूरी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को भयातुर कर दिया। उनके जो है पैर कांपने लगे। भले इतिहास में ये जो आज़ादी के दीवाने थे 1857 की क्रांति के, उनको बहुत सम्मान वामपंथी इतिहासकारों ने न दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। वो जो है अंग्रेजों को सोचने पर बाध्य कर दिया। साथियों, अब क्रांति के स्वरूप को लेकर के चिंतन करते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके संदर्भ में कि आखिर ये क्रांति का स्वरूप क्या था। यद्यपि क्रांति के स्वरूप को लेकर के न केवल जो है अंग्रेज इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों के मध्य मतभेद हैं, बल्कि भारतीय इतिहासकारों में भी मतभेद दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय वामपंथी इतिहासकार हैं वो भी अपने ढंग से क्रांति के स्वरूप को चित्रित कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रारंभ करूंगा विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर की पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस से, जिस पुस्तक में उन्होंने इस 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चित्रित किया। साथियों, महान देशभक्त सावरकर के बारे में हर एक भारतीय को समझना चाहिए, और उन्होंने
कितने कष्ट सह करके आज़ादी के बिगुल को बजाया था, उसको आगे बढ़ाया था। तो इस क्रांति को उन्होंने अपनी पुस्तक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में पहली बार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चित्रित किया कि अब भारतीय वो ब्रिटिश दासत्व से मुक्ति के लिए संघर्ष हेतु तत्पर है। इसके बाद जो है अगले लेखक हैं जो है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, वो अशोक मेहता है। उन्होंने इसे न तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा है न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये है इसमें न राष्ट्रीय विद्रोह है और न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इसके बाद जो है आरसी मजूमदार की पुस्तक है, आरसी मजूमदार की पुस्तक ये है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें मजूमदार ने ये चित्रित किया है कि ये विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न प्रथम था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार ने जो अपनी पुस्तक सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में ना तो इसको नेशनल माना है और ना ही इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना, मतलब ये फ्रीडम के लिए लड़ा गया संघर्ष उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने यही कहा कि ये वस्तुतः सैनिक विद्रोह के रूप में था और इसमें जो है वो मजदूर और कृषक भी शामिल हुए। अगला हम चलते हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय एक इतिहासकार हैं और सर सैयद अहमद, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में सैनिक विद्रोह माना है। सर सैयद अहमद की पुस्तक है द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट में सर सैयद ने इसे वो सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। और अगला बढ़ते हैं, अब जो है कुछ जो विदेशी इतिहासकार हैं उनको समझते हैं और एक अंग्रेज इतिहासकार डिजरायली से मैं प्रारंभ करूंगा। एकमात्र अंग्रेज इतिहासकार हैं डिजरायली, जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और ये कहिए कि निरपेक्ष मूल्यांकन की दृष्टि से, क्योंकि ये जो है डिजरायली जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी रहे, यद्यपि क्रांति के समय मैं बता दूं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो पॉमस्टर्न थे और डिजरायली जो उस समय इतिहासकार थे वो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी रहे। तो डिजरायली एकमात्र ऐसे अंग्रेज इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना, नेशनल रिवोल्ट माना है। तो साथियों, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है कि एकमात्र अंग्रेज इतिहासकार डिजरायली, उन्होंने 1857 की क्रांति को वो राष्ट्रीय विद्रोह माना है। फिर इसके बाद एक टी.आर. होम्स है, वो जो है इसे सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का युद्ध कहा है। 1857 की क्रांति को सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का युद्ध कहा है। उनका मानना था कि भाई अंग्रेज तथाकथित सभ्य लोग हैं, जबकि भारतीय असभ्य है, जो मजदूर या सैनिक हैं इनमें असभ्यता है और वो सभ्यता के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से अंग्रेज इतिहासकार टी.आर. होम्स ने वो कहा है कि ये वस्तुतः जो अंग्रेज सभ्यता का प्रतिरूप हैं उनके विरुद्ध जो भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका युद्ध है, अर्थात सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता के युद्ध के रूप में चित्रित करने वाले अंग्रेज इतिहासकार वो टी.आर. होम्स है। इसके बाद जो है सीले एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि ये विद्रोह पूरी तरीके से देशभक्ति रहित। सीले ने कहा कि ये जो है विद्रोह पूरी तरीके से देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह है। पूरी तरीके से देशभक्ति रहित सिपाही जो स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह है और एक
लॉरेंस इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार, जिन्होंने इसे कहा है कि ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, यानी ये सैन्य विद्रोह के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं था। एक अंग्रेज इतिहासकार है L.E.R. रीज ने कहा कि ये वस्तुतः ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का धार्मिक युद्ध था। यह ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का धार्मिक युद्ध था, अर्थात उन्होंने इस प्रकार इसे चित्रित किया कि ईसाइयत के विरुद्ध ये हिंदू मुसलमानों का एक युद्ध कहिए बस। इसके बाद जो है एक अंग्रेज इतिहासकार आउट्रम और टेलर हैं, जिन्होंने हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध, आउट्रम और टेलर ने कहा है हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का ये षड्यंत्र मात्र है। और मैं साथियों बता दूं कि दुनिया का महान चर्चित व्यक्तित्व कार्ल मार्क्स ने भी 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी थी अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के साथ। उन्होंने इसमें दिखाया था और कारण भी चित्रित किए थे कि किस प्रकार जो भारत वस्त्रों का घर सदियों से है और उस वस्त्रों के घर में अंग्रेजों ने अपनी दोषपूर्ण नीति द्वारा कैसे वहाँ मशीन निर्मित कपड़ों से पाट दिया और कैसे भारतीय बुनकर और जुलाहों की आजीविका को छीन लिया। तो उसमें उन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इसे जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है। साथियों, ये जो है कहने तात्पर्य है कि इतिहासकारों ने भले भिन्न भिन्न मत दिए हो, भले उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह न माना हो, भले उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न माना हो, भले वो जो है ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र या हिंदू मुसलमानों का धार्मिक युद्ध माना हो, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रकार का बीजारोपण था और इसी बीजारोपण से जो स्वतंत्रता आंदोलन रूपी बड़ा वृक्ष तैयार होगा, वही जो है भारतीयों की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो यहाँ पर ये पूर्णता की ओर हम बढ़ते हैं। यह हमारा भाग 2 है, जिसमें अब सभी बिंदुओं पर पूर्ण रूप से चर्चा हो गई है। अब बस आगे का जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वो अत्यंत रोचक रहेगा। साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत को जरूर याद रखें, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपने वर्तमान की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें निश्चित रूप से उन्हें याद रखना चाहिए। मैं बस इन्हीं पंक्तियों के साथ कि हो सागर कितना भी गहरा, हाथों में पतवार नहीं, हो सागर कितना भी गहरा, हाथों में पतवार नहीं, है पार अभी जाना मुझको, मंजिल मेरी मझधार नहीं, राहों के सूल सभी चुनकर मैं फूल बना लूँगा सारे, मैं मतवाला आज़ादी का मंजिल मुझको, मैं मतवाला आज़ादी का रुकना मुझको स्वीकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।